Hello everyone, very good afternoon. Let us start with another amazing revision session. और इस एक सेशन में हम लोग पूरा एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको रिवाइज करने वाले हैं। और हम लोग जब रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग इतना अच्छा रिवाइज करेंगे, उसे इतना मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिवाइज करेंगे जिसमें हम लोग हमारे सारे रिसेंट के पेपर के क्वेश्चंस जैसे दिसंबर 21, जैन 21, जुलाई 21 और नवंबर 20, ये चार रिसेंट के पेपर्स के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और जो मई 22 की आरटीपी का सवाल था वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये एक रिवीजन लेक्चर आपका फुल फ्लेज जो चैप्टर है वो कवर करा लेगा। ठीक है, तो चलो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो ये बताता है कि साल भर में हम लोगों ने कैश कहां से जनरेट की और कहां पर यूटिलाइज की, बराबर ना। उस पर्टिकुलर पीरियड में कैश हमने कहां से जनरेट की और कहां पे यूटिलाइज की। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं जहां से कैश आती है जाती है उसे तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और इससे आपको नेट कैश निकालनी होती है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और फिर इससे हम लोग ओपनिंग से एडजस्ट करके नेट कैश एंड चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर को कहां से लिया गया है बेटा? इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोगों ने एएस नंबर 3 से उठाया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज नथिंग बट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो ये कहता है कि हर एंटिटी को ये बनाना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ये लेवल 1 एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है। और जो बड़ी कंपनीज है, जो नॉन एसएमसीज हैं, नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज जो है, बेसिकली अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो छोटी कंपनी को AS3 एप्लीकेबल नहीं है, बड़ी कंपनीज को है। इसके अलावा डोरमेंट कंपनीज, 1% कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज, ये लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाए तो चलता है। ठीक है ना? स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनीज। वैसे आपको बोलूं स्टार्टअप्स को भी इसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव्स। जब भी आप कैश फ्लो बनाते हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग ईयर के कंपैरेटिव्स भी देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर ईयर में आप नॉन एसएमसी बन जाते हैं, या एक पर्टिकुलर ईयर में आप क्या हो जाता है, आपका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे आ जाता है, तो आप लेवल 1 से घटकर लेवल 2 में आ जाते हैं। तो फिर क्या आपको ये लगाना पड़ेगा बेटा? अगर आप लास्ट ईयर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए थे तो आपको कंटिन्यूस कम से कम 2 कैश फ्लो और बनाना पड़ता है। उसके बाद अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं करते कंडीशंस, तो उसके आगे आप कैश फ्लो नहीं बनाओगे तो चलता है। कैश में क्या क्या आता है? कैश में आ जाता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। कैश में क्या आ जाता है? कैश में 3 चीजें आती हैं, कैश जो आपके हाथ में है, कैश जो आपके बैंक में पड़ा है, और डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में जमा किए हैं। डिमांड डिपॉजिट्स जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो बगैर किसी पेनल्टी के, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का पैसा। कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो रेडिली कन्वर्टेबल होते हैं इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश, और जब उनका कन्वर्जन होता है इनटू कैश तो उसमें वैल्यू का लॉस नहीं होता, उसमें वैल्यू का लॉस नहीं होता। एग्जांपल के केस में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह, कॉल मनी, तो ये सब चीजें जो है ना, ये एकदम रेडीली कन्वर्टेबल होते हैं। इनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम की होती है, 3 महीने या उससे कम की होती है। तो ऐसे जो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 3 महीने या उससे कम में हम लोग कैश में कन्वर्ट करा लेंगे, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब क्या हो जाता है? ये सब कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर भी अगर हम लोग 3 महीने मैच्योरिटी के पहले पहले ले लें और उसमें भी इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, कंपनी डूबेगी नहीं, तो फिर उसे भी कैश इक्विवेलेंट कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, AS3 में यह भी कहा गया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का बैलेंस शीट में जो कैश दिखता है उससे आपको रिकंसिलिएशन करके एज अ नोट प्रेजेंट करना पड़ता है। कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है? कैश का आना और जाना, बराबर है। कैश फ्लो मतलब सिर्फ आना नहीं होता है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश आ रही है जा रही है उसे कैश फ्लो कहते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स, डेटा से आना, फिक्स असेट्स बेचना, बराबर है ना। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, आप देख सकते हैं एक पूरा लिस्ट है। लेकिन ये लिस्ट के ऊपर हम लोग अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जब हम चैप्टर करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये सब वहां पे कवर हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बोल दूं ना, तो जहां जहां कैश इन्वॉल्व है ना, वो सब के सब हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने वाले हैं। लेकिन जहां कैश इन्वॉल्व नहीं होती है,
अब कैश कहाँ इन्वॉल्व नहीं होती है? जैसे डिप्रिसिएशन, जैसे लॉस जो राइट ऑफ किए जा रहे हैं, ठीक है, असेट्स जो राइट ऑफ किए जा रहे हैं, ऐसी चीजें जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं होती है, वहां पर हमें क्या बोलते हैं, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेना होता है। कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसे कैश फ्लो नहीं समझते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर हमने हमारी कैश बैंक में जमा कर दी तो उसे कैश फ्लो नहीं समझते हैं। अगर हमने बैंक से कैश विड्रॉ कर ली, ठीक है, तो भी उसे कैश फ्लो नहीं समझते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये सब इसमें बेटा नहीं लिया जाता है, ठीक है, ये सब कैश फ्लो नहीं कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कैश और कैश इक्विवेलेंट, जो कैश जैसे ही है, कैश इक्विवेलेंट मतलब जो बिल्कुल कैश के जैसे हैं, ठीक है ना, तो कैश अपने पास रहे क्या, बैंक में रहे क्या, ठीक है, तो इट्स मोर और लेस एक जैसा ही है सब, तो फिर इन दैट केस इन्हें कैश फ्लोज नहीं समझा जाता। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इज इट अ कैश फ्लो फॉर पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? डेफिनेटली नो, राइट, इट्स नॉट अ कैश फ्लो। नेक्स्ट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं? अब हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को क्यों स्टडी कर रहे हैं जबकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करने वाले हैं? हमें यह पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आने वाले हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो स्टेटमेंट से इग्नोर कर दिए जाते हैं, उन्हें नहीं लिया जाता है क्योंकि वो कैश नहीं है। अंडरस्टैंड? जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एन असेट। असेट खरीदते टाइम आप जो शेयर्स इश्यू करते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, वो सब बेटा क्या हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, सोचो, असेट आया, शेयर्स दिया, कैश तो है ही नहीं इसमें, असेट आया, कैश शेयर्स दे दिया, तो ये नॉन कैश माना जाएगा, बराबर है। शेयर्स को कन्वर्ट करके डिबेंचर्स इश्यू कर दिया, या सॉरी, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर्स इश्यू कर दिया, तो इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं हुई, बराबर। डेप्रिसिएशन हमने दिया, कैश इन्वॉल्व नहीं हो रही है। फिक्स असेट्स को हम राइट ऑफ करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं, अमोर्टाइज करते जा रहे हैं, ये सब केसेस में बेटा कैश कहीं इन्वॉल्व नहीं हुई है, इसमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। डिविडेंड डिक्लेयर किया, अरे डिविडेंड तो आना चाहिए बेटा, डिविडेंड पे नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेयर करने का ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, पे करने वाला आ जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मेट अगर अपन देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालो, इन्वेस्टिंग से कैश निकालो, फाइनेंसिंग से कैश फ्लोज कितना है वो निकाल लो, नेट कैश फ्लोज आपको मिलेगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप ऐड करेंगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम लोग 3 एक्टिविटीज देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड्स बनाई गई है वो देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए 2 तरीके के मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए डायरेक्ट मेथड ही होता है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली क्या होते हैं बेटा, जब कैश अपने को पता है कि कितनी आई कितनी गई, अपन सीधा सीधा लिखते हैं, जब कस्टमर से इतना मिला, सप्लायर को इतना पे किया, जब ऐसा लिखते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड किसे कहोगे? जब आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करके एडजस्टमेंट्स करके रिवर्सल्स करते हैं और फिर निकालने की कोशिश करते हो कि कितनी कैश आई थी, तो वो इनडायरेक्ट मेथड हो जाती है, वो इनडायरेक्ट मेथड हो जाती है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग में तो सीधा सीधा लिखा जाता है कितना इन्वेस्ट किया, कितना अपने को रिटर्न्स आया, लाइक दैट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग बोलते हो धंधा, बिजनेस, बिजनेस में जो आपको कैश लगी और जो आपने उसमें से जनरेट की वो यहां पे लिखा जाता है। सो दैट्स पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ गुड्स करके, इसके गुड्स बेच करके आपको जो पैसा मिला, रॉयल्टीज, फीस, कमीशंस, सप्लायर्स को पेमेंट आपने दिया, बराबर है, एम्प्लॉयज को पेमेंट आपने दिया, इंश्योरेंस के पेमेंट्स आपने किए, बराबर है ना। इसके अलावा रिफंड्स आपको मिलेगा। अच्छा, इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस के लिए जो पॉलिसी होल्डर्स को अपन ने पेमेंट किया होगा एज अ क्लेम्स, वो भी सब इसमें आ जाएगा, बराबर है। तो इनकम टैक्स भरना, इनकम टैक्स का रिफंड, ये सब यहाँ पे कवर्ड अप है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब देखो कई बार क्या हो जाता है बेटा, जो शेयर्स लेने देने का काम है, कुछ लोग स्टॉक ब्रोकर्स भी तो होते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए शेयर लेना बेचना ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ये उनका रूटीन बिजनेस है। तो जो लोगों का काम ही डील करना है, डील करना है या ट्रेड करना है इन सिक्योरिटीज एंड लोन्स, तो उनके लिए वो सब चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। मेरे लिए अगर मैं शेयर्स लूंगा तो मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं उसका, मेरे लिए शेयर्स कहां चला जाएगा, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। वैसे ही फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस जो होते हैं, जो फाइनेंस लेते हैं देते हैं, वो अगर किसी को कैश एडवांस करते हैं, लोन देते हैं, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उनके लिए बिजनेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो आपने धंधे से नहीं किया है, उसके अलावा आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया है, ठीक है। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, जैसे फिक्स असेट्स लेना, बेचना, शेयर्स वगैरह ले लेना, बराबर है ना, शेयर्स बेचना, लोन्स देना थर्ड पार्टीज को, उन लोन्स जो अपन ने लोन दिए थे उसका रिपेमेंट आ जाना, ये सब चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो पैसा हमने लाया था हमारे फाइनेंसर से। हमारे फाइनेंसर्स कौन कौन थे? हमारे फाइनेंसर हमारे डिवेंचर होल्डर होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक्स होती हैं, बराबर है। तो जो पैसा हमने लोन पे लिया था या जो पैसा हम लोगों ने बेटा ओनर से लाया था, कैपिटल के रूप में लाया था, उन सब चीजों में उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हमारे हो रहे हैं वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। जैसे शेयर्स इश्यू किया, कैश आई, फाइनेंसिंग है। डिबेंचर्स इश्यू किया, लोन्स लिया, बराबर है, जो अपन ने लोन लिया उसको रीपे किया। लोन लेना अगर फाइनेंसिंग है तो लोन का रीपेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कंसिडर होता है। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, जो भी हम पे कर रहे हैं हमारे फाइनेंसेस को, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ आई हैव केप्ट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से एक्टिविटी में जाने वाला है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मशीन खरीदा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट किया अपन ने अपने बिजनेस में ही, फिक्स्ड असेट्स खरीदे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा, वो ये समझते हैं सर मशीन तो धंधे के लिए खरीदा ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। बेटा नहीं, हमने मशीन खरीदा, फिक्स्ड असेट खरीदा है, फिक्स्ड असेट के खरीदने को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। शेयर्स इश्यू किया, फाइनेंस लाए हैं, मालिक से लाए हैं। कैश सेल्स किया, धंधे का पैसा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पे करना, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंसर को ही कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मशीन बेचा, मशीन खरीदा इन्वेस्टिंग है, तो मशीन बेचा वो भी इन्वेस्टिंग ही होगा, उससे पैसा आ रहा है हमें। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, हमें हमारे कस्टमर से कैश मिल रहा है, कस्टमर बिजनेस का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कमीशन मिला, रॉयल्टी मिला, धंधे का पार्ट है, ऑपरेटिंग। करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट करंट का हो या लॉन्ग टर्म का हो, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर को रीपे किया, प्रेफरेंस शेयर मालिकों का पैसा है, उसको रीपे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गुडविल खरीदा, फिक्स असेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने सप्लायर को पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, मालिकों को डिविडेंड दिया, मालिक हमारे फाइनेंसर्स है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेजेस एंड सैलरी पेड, खर्चा है, ऑब्वियस बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ पेटेंट्स, फिक्स्ड असेट को बेचा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमारे पास डिबेंचर्स पड़े थे जो अपन ने खरीदे थे, इन्वेस्ट किए थे, तो उसके ऊपर अगर अपने को इंटरेस्ट की कमाई हो रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड, सब आपका रूटीन ऑपरेशंस का खर्चा है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, अपने को डिविडेंड मिला है, कमाई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट अपने को मिला प्रॉपर्टी पे, बिजनेस से नहीं मिला है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पेड, इनकम टैक्स पेड, दोनों ऑपरेटिंग है, दोनों बिजनेस का पार्ट है। इनकम टैक्स में ना कई बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इनकम टैक्स तो इन्वेस्टमेंट्स पे भी होता है, जैसे कैपिटल गेन। इनकम टैक्स हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी देते हैं, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो फिर वो सब कहाँ जाएगा बेटा? जब तक आपको स्पेसिफिकली न दिया जाए तो आप यही सोचोगे कि इनकम टैक्स ऑपरेटिंग खर्चा है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि ये कैपिटल गेन के ऊपर आपने पे किया है तो इन्वेस्टिंग में ले लेना। जब आपको ये कहा जाए कि डिविडेंड पे किया गया है, ठीक है, जो डिविडेंड हमने पे किया उसके ऊपर है, तो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना। ऐसे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसर को पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, अंडर राइटर कब आता है पिक्चर में? जब हम शेयर्स का इश्यू कर रहे हैं। शेयर्स का इश्यू जब आप कर रहे होते हो उस टाइम के ऊपर बेटा, जब आप शेयर्स का इश्यू कर रहे होते हो उस टाइम पर शेयर्स का इश्यू फ्लॉप ना हो जाए करके अपन अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं। तो फिर अंडर राइटर क्या करते हैं, आपको बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स में मदद करते हैं। तो ये सब, इनको जो पैसा मिलेगा ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, हम लोग फाइनेंस लाने के लिए इसको किए थे। रेंट का पेमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, धंधे का खर्चा है। ब्रोकरेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब इशू कर रहे थे अपन मालिकों को शेयर बेच रहे थे तो फाइनेंस ला रहे थे, उसके लिए ब्रोकरेज लगी फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के लिए आपने ब्रोकरेज पे की, इन्वेस्टमेंट्स खरीदने के लिए आपने ब्रोकरेज पे की, ऑब्वियस बात है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, ठीक है ना। कुछ बोल सकता है कि सर धंधे के लिए लिया होगा, बेटा धंधे के लिए लो, किसके लिए भी लो, लोन तो लोन होगा, तो लोन जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ऑथर्स, कुछ बड़े बड़े लोग इसे ना क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट समझते हैं, इनफैक्ट कैश इक्विवेलेंट का पार्ट समझ लेते हैं। ये हमारे लेक्चर में आगे वापस आएगा, तो याद रखिएगा। वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके स्टडी मटेरियल के अप्रोच के हिसाब से चलूंगा। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप लोन ही इसे कंसिडर करो और फाइनेंसिंग में जाएगा। कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग 3 मंथ्स मैच्योरिटी, ये दोनों के दोनों कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका मैच्योरिटी 3 महीने से कम का होता है, जिसका मैच्योरिटी 3 महीने से कम का होता है, बराबर है, और जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो ऐसे जो होते हैं ना वो कैश इक्विवेलेंट होते हैं। इनकम टैक्स पे किया तो ऑपरेटिंग, तो उसका रिफंड आया तो भी ऑपरेटिंग। कस्टमर को डिस्काउंट देने का, सप्लायर से डिस्काउंट लेने का, सब धंधे का पार्ट है। वैसे एक बात बताऊं आपको, डिस्काउंट हमने दिया या डिस्काउंट हमें मिला, इन दोनों भी केसेस में एक्चुअली कोई कैश आ जा नहीं रही है, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउ हुआ तो उसके टाइम पर अगर अपने को कैश मिली है तो वो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हम जब सप्लायर को पे कर रहे थे तो सप्लायर ने डिस्काउंट दिया, तो हमने जितना पे किया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो डिस्काउंट आ रहा है जा रहा है वो ऑपरेटिंग नहीं है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसकी मैच्योरिटी 6 महीने या उससे ज्यादा की है, ऑब्वियस बात है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। भले ही मार्केटेबल है लेकिन मैच्योरिटी 3 से ज्यादा है, तो कैश इक्विवेलेंट तो आप नहीं उसे ले सकते हैं, इन्वेस्टिंग में जाएगा। दिस आर द बेसिक्स। अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई भी क्वेरी, आप बिंदास अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट स्टडी कर लेते हैं। बाकी नॉर्मल तो सब है ना डायरेक्ट मेथड पर ही होता है, सिर्फ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दो अलग अलग तरीकों से बताई जाती है। वैसे हम लोग इसके काफी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड कैसे प्रेजेंट होता है, इनडायरेक्ट कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ कहाँ से पैसा आया वो लिखो, जैसे सेल्स, कैश सेल से कितना आया, डेटर से कितना आया, ट्रेडिंग कमीशन से कितना आया, सब टोटल मार लो। फिर खर्चे कौन कौन से किए आपने, कैश परचेस कितना था, सप्लायर को क्या दिया, वेजेस सैलरीज, खर्चे कौन कौन से किए, वो सब माइनस करके ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं आपको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाता है बिफोर टैक्सेस लेस इनकम टैक्स पेड, आपको आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है जैसे अर्थक्वेक, डिजास्टर वगैरह, तो हम कर लो, यू विल गेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, अब अगर इनडायरेक्ट मेथड से करना होगा तो क्या करोगे, इनडायरेक्ट मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड में तो कितना इजी है, जो जो कैश आया ऐड, जो जो कैश गया लेस, नेट ऑफ करके मिल गया, नेट ऑफ करके हमें मिल गया। लेकिन अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं पहले तो पी एंड एल से, क्लोजिंग पी एंड एल माइनस ओपनिंग पी एंड एल, उससे प्रॉफिट मिलेगा। उसमें सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को जो है वो एडजस्ट किया जाता है, जैसे डिविडेंड वगैरह हो गया, उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, तो ये सब एडजस्ट करते हैं अपन, बराबर है। उसके अलावा इंटरेस्ट जो हमने पे किया, प्रॉफिट लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो भी राइट ऑफ्स किए गए थे, बराबर है, रेंटल इनकम्स, डिविडेंड इनकम्स, जो भी धंधे का नहीं है, जो भी धंधे का नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे इंटरेस्ट हमने मालिकों को दिया, हमने मालिकों को डिविडेंड दिया, हमें डिविडेंड मिला, रेंट मिला, हमने असेट्स को राइट ऑफ किया, डेप्रिसिएशन किया, हर वो चीज जो कैश में नहीं थी या धंधे की नहीं थी, ये सब आपने यहां से हटाना है। उसके बाद आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और एक बार आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल गया, फिर आपको सब करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स, इसमें का इंक्रीज डिक्रीज को एडजस्ट करना पड़ता है, करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स के इंक्रीज डिक्रीज को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसका देखना पड़ता है कि इंपैक्ट कैश पे क्या आया होगा। जैसे अगर करंट असेट बड़ा है, करंट असेट बड़ा है, स्टॉक बड़ा है, तो भाई पैसे ज्यादा लगे, कैश तो कम हुई होगी, तो करंट असेट बढ़ने से कैश निगेटिव हो जाती है,
ठीक है ना। वैसे करंट लायबिलिटीज के बढ़ने से यानी क्रेडिटर बढ़ गए, यानी अपन ने पे नहीं किया, कैश बच गई अपनी, तो कैश बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो ऐसे इनका जो इफेक्ट आता है वो आपको एडजस्ट करना होगा, और फिर आपको मिलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें से इनकम टैक्स नेट ऑफ करके आपको आराम से मिल जाता है नेट कैश टू बी यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अर्थक्वेक, डिजास्टर वगैरह कर सकते हो। अब आपको आगे का पार्ट बताते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप पूछ सकते हैं सर इसके एग्जांपल्स। बेटा एग्जांपल्स मैं सबके एक साथ कराने वाला हूं, ठीक है। एक बार क्या है, इस चैप्टर में दो चीजें हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड कर रहे हैं ना, एक बार स्टैंडर्ड हम फिनिश कर देते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हम फिनिश कर लेते हैं, फिर जब प्रैक्टिकल्स पे चलेंगे तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन करेंगे एक साथ, ठीक है। ट्रांजैक्शन स्प्लिट करना। देखिए कई बार क्या हो जाता है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ आ जाती है, ठीक है ना। अ सिंगल ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कैश फ्लोज जो अलग अलग एक्टिविटी में क्लासिफाई होती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्प्लिट करना होगा और रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज में लेके जाना होगा। जैसे यहां पे मैंने इसका आगे एक एग्जांपल भी रखा हुआ है आपके लिए, वो एग्जांपल जब आएगा तब हम लोग उसे कवर करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर हर्षा लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड फॉर 50 करोड़। इट सोल्ड 53% इन जेड लिमिटेड फॉर 40 करोड़। अकाउंटेंट क्या करना चाह रहा है, अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू नेट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोज 10 करोड़ अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सोचो हमने 60% इक्विटी शेयर खरीदे वाई लिमिटेड में 50 करोड़ में, और जेड लिमिटेड के शेयर बेच दिए 40 करोड़ में। अकाउंटेंट सिर्फ 10 करोड़ दिखाना चाहता है। बेटा इन दोनों ट्रांजैक्शंस का नेचर बिल्कुल अलग है, एक है परचेज ऑफ शेयर्स, एक है सेल ऑफ शेयर्स। बिल्कुल भी आप ऐसे नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो जो अकाउंटेंट करना चाह रहा है वो गलत है, ठीक है। तो ये आपको रीजंस के साथ लिखना चाहिए। नेक्स्ट, गार्डन लिमिटेड एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स प्लांट एंड मशीन फॉर 20 lakhs, और उसने कुछ और प्लांट एंड मशीन कुछ और असेट्स बेचे जैसे फर्नीचर फिक्सचर फॉर 5 लाख। क्या हम लोग उसे नेट करके दिखा सकते हैं? अगेन द आंसर इज अ स्ट्रिक्ट नो, क्योंकि हमने एक असेट खरीदा है, दूसरा असेट बेचा है, यू कैन नॉट नेट इट ऑफ। ये दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। वन इज अ परचेज ऑफ अ फिक्स्ड असेट, सेकंड इज अ सेल ऑफ अ फिक्स्ड असेट, यू कैन नॉट नेट इट ऑफ। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली उसका एग्जांपल है जो आपने स्प्लिटिंग वाला पढ़ा था। सी दिस, मनासा लिमिटेड एक्वायर्ड अ कार फॉर 10 लाख। क्रेडिट पे हमने लिया 10 लाख रुपए 3 महीने पे। डिले इन पेमेंट इज चार्ज विद 12% इंटरेस्ट। द कंपनी पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 10.5 लाख। हाउ शुड द कंपनी प्रेजेंट द सेम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? हमने गाड़ी तो 10 लाख की खरीदी, लेकिन उधार पे खरीद ली, तो फिर ब्याज भरना पड़ा, बराबर ना, ब्याज भरना पड़ा। तो 10 लाख के जगह पर हमने 10,50,000 भर दिए। ऐसा क्यों किया? हमने 10 लाख बेटा कॉस्ट का भरा होगा, और ऊपर का जो 50,000 है वो हमने इंटरेस्ट का भरा होगा। तो ट्रांजैक्शन तो एक ही है कि 10.5 लाख हमने पे किया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं। ये जो है ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है, और ये जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कई बार ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो एक ही पेमेंट में दो अलग अलग नेचर में क्लासिफाई करने पड़े हमें, ठीक है। तो इसमें हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आ गया, इसमें हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ गया। कैन बैंक ओवरड्राफ्ट बी ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? इंक्रीज डिक्रीज इन बैलेंस इन चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या फाइनेंसिंग? मैंने तो आपसे कहा है कि कुछ लोग उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझते हैं क्योंकि आजकल वो पार्टी हो गया है उसका, लेकिन हम हमारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलेंगे फाइनेंसिंग कंसिडर करके। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इसका कोई गाइडेंस नहीं दिया हुआ है, बराबर है। लेकिन इंडेस जो है वो उसे बैंक बोरोइंग्स कंसीडर करता है। तो इंडेस बैंक बोरोइंग्स कंसीडर करता है, तो हम भी थोड़ा सा उसका रेफरेंस लेके हम उसे बैंक बोरोइंग्स वगैरह कंसीडर करके फाइनेंसिंग में ले लेते हैं। रामा लिमिटेड हैज पेड इनकम टैक्स अमाउंटिंग टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द करंट ईयर। हमने 2 करोड़ का इनकम टैक्स भरा। इट ऑल्सो पेड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑफ 50 लाख इन द सेम ईयर। टोटल टैक्स पेमेंट है 2.5 करोड़। आपको क्लासिफाई करना है। कंपनी ने पूरा का पूरा 2.5 करोड़ इन ऑपरेटिंग में डाला है, क्या ये सही है? स्पेसिफिकली गलत है। 2.5 करोड़ आपने टैक्स भरा, लेकिन 2 करोड़ तो आपकी इनकम का था। ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पक्का है, बराबर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी पक्का है। लेकिन जो ऊपर का 50 लाख है, जो ऊपर का बेटा 50 लाख है, वो कहां जाना चाहिए था?
बेटा 2 करोड़ रुपया आपका इनकम है, आपने ऑपरेटिंग में डाल दिया, सही है, लेकिन ऊपर का 50 लाख आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भरा हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो, तो फिर ये डिविडेंड बांट रहे थे इसलिए भरना पड़ा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हम फाइनेंसर को पे करने जा रहे थे डिविडेंड, इसलिए अपने को ये भरना पड़ रहा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी। बेटा कई बार क्या हो जाता है कि कैश रिसीट्स और पेमेंट्स जो है ना फॉरेन करेंसीज में आती हैं, तो आपको उन्हें उसी रेट पे कन्वर्ट करना चाहिए जिस रेट पे वो आए थे। जिस दिन हमने उसे लिया था उस दिन जो रेट था उसी रेट पे रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा उसके अगर कुछ मतलब जैसे ईयर एंड पे अपने पास डॉलर्स रह गए और उसका रेट चेंज होने से कुछ प्रॉफिट लॉस आ रहा है, तो अनरियलाइज फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस को आप नॉन कैश समझकर कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, नॉन कैश समझकर कैश फ्लो से एक्सक्लूड करेंगे। मैंने एक एग्जांपल यहां पे रखा हुआ है, रूबी का एक बैंक बैलेंस था यूएसडी 25,000, जो बुक्स में इतने पे दिख रहा था, उसका ये रेट था, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे रेट हो गया, रेट बढ़ गया, तो अपना तो फायदा हो गया, रेट बढ़ गया, अपने डॉलर्स का भाव बढ़ गया, तो क्या हम इसे हमारे कैश फ्लो में ले सकते हैं? तो बेटा आंसर है नहीं, आप इसे कैश फ्लो में नहीं दिखा सकते, आपको इसे एज अ रिकंसिलिएशन बोलकर नोट्स में दिखाना पड़ता है। ठीक है, एनी ट्रांजैक्शन विच डज नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो शुड नॉट बी रिटर्न इन सीएफएस। तो बस डॉलर का आप रेट चेंज हो जाने से आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, उसका जो इंक्रीज हुआ है वो उससे ना कैश आई ना कैश गई, तो उसका रेट बढ़ गया है, तो उससे ना कैश आई है ना कैश गई है, तो इन दैट केस इसे हम लोग एज अ सेपरेट नोट बोलकर रिकंसाइल कर लेते हैं इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज रिकंसाइल्ड इन द नोट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद रखिएगा, ऐसे अनरियलाइज्ड इंक्रीज डिक्रीजेस होते हैं तो उसे नहीं लिया जाता। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक्स लिमिटेड परचेज डिबेंचर्स ऑफ 10 lakhs ऑफ वाई लिमिटेड। हमने डिबेंचर खरीदा विच आर रिडीमेबल विद इन 3 months। हाउ वुड यू शो दिस आइटम एज पर AS3 while प्रिपेयरिंग CFS। जरा सोचिएगा, हमने डिबेंचर खरीदा है जो 3 महीने में रिडीमेबल है, हमने डिबेंचर खरीदा मैच्योरिटी के एकदम नजदीक, 3 महीने में रिडीमेबल है। अब आपको यह सोचना है क्या ये कैश इक्विवेलेंट समझा जाए या इन्वेस्टमेंट समझा जाए। हमने डिबेंचर खरीदा, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए हैं और वो डिबेंचर जो है वो रिडीमेबल है 3 महीने के अंदर अंदर, तो हम इसे कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करें या एज ए इन्वेस्टमेंट कंसीडर करें? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यस, सो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? विल बी कंसीडरिंग इट एज अ कैश इक्विवेलेंट। हम इसे कैश इक्विवेलेंट समझेंगे। क्यों? सबसे पहली चीज, क्या इसकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम है? यस। दूसरी चीज, क्या ये जल्दी से कन्वर्ट होने वाली है? यस। क्या इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू का चेंज होगा? नहीं, जितना फेस वैल्यू उतना पूरा आपको मिल जाएगा। कंपनी अगर डूबने का कोई खतरा नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली इसे कैश इक्विवेलेंट ही रखने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज इट। रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन अ नेट बेसिस। नेट बेसिस के ऊपर कैश फ्लोज, बेटा नॉर्मली हम लोग कैश फ्लोज नेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में नेटिंग अलाउड है। जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड वाले जो कस्टमर्स होते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर्स के लिए क्या होता है, बैंक्स वगैरह ये सब कलेक्ट करती है पेमेंट्स, और क्या बोलते हैं इस केस में, जैसे क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज क्या करती है, वो हमारा पैसा हमारे जिन लोगों से अपन ने माल खरीदा है उनको पे करती रहती है, फिर हमसे कलेक्ट करती रहती है। अंडरस्टैंड? तो फिर इन दैट केस वो सब चीजें जो कस्टमर की एक्टिविटी है वो आप लोग रिपोर्ट नहीं भी करो या नेट बेसिस पे करो तो चलता है। नेट बेसिस पे करेंगे तो चलता है जहां पर वो कस्टमर की एक्टिविटी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अब मैं गया मान लीजिए एक होंडा के शोरूम में, मैंने वहां पे स्वाइप की, एक गाड़ी ले ली, बराबर है। कुछ दिन बाद मैंने बैंक को पैसे दे दिए। क्या किया होगा बेटा, मैंने स्वाइप किया तो बैंक ने उसको पैसे दे दिए, थोड़े दिन बाद मैंने बैंक को पैसे दे दिए वापस। तो बैंक के लिए तो देखा जाए तो पैसा जा रहा है आ रहा है, लेकिन ये सब वो नेट ऑफ करके दिखा सकती है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली कस्टमर का है, बैंक का नहीं है। अंडरस्टैंड? तो जहां पर एक्टिविटीज कस्टमर की होती है रादर देन बैंक की, वहां पे ऐसा कर सकते हैं। स्पेशली जब कैश रिसीव पेमेंट जिसमें टर्नओवर बहुत क्विक होता है, महीने भर में तो मुझे वापस पेमेंट करना ही पड़ेगा बैंक को, तो फिर इन दैट केस क्रेडिट कार्ड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। बैंक्स नेट ऑफ करके प्रेजेंट कर सकती है उसको।
नेक्स्ट, फिनेंशियल का इतना रेलिवेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी हो सकते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जा सकते हैं, डिपेंड्स कि क्या चीज का नुकसान हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम का मिलना, इंश्योरेंस क्लेम भी वहीं पे जाएगा जिस एक्टिविटी में आपने उसे क्लासिफाई किया। जैसे अगर लॉस ऑफ स्टॉक है तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, धंधे का पार्ट है। लॉस ऑफ असेट है, फिक्स असेट का नुकसान है, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, लाइक दैट। टैक्सेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, धंधे का टैक्स है तो ऑपरेटिंग, कैपिटल गेन्स टैक्स है इन्वेस्टिंग, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है फाइनेंसिंग। अगर हम लोग सब्सिडियरीज लेते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट होता है, वो भी सेपरेटली, क्लियरली लिखा है सेपरेटली। आपको बहुत सारे इसके डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं कि टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना था। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ की सब्सिडियरी खरीदी, तो 1 करोड़ की सब्सिडियरी में मैंने कैश कितना पे किया, दोनों भी आपको लिख के बताना है कि एक तो सब्सिडियरी कितने में ली है और उसको में कैश हमने कितना दिया हुआ है, लाइक दैट। कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो भी है, आपके जितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपके पास कैश कितनी है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दिखाना पड़ेगा, एक नोट बोल के, एक रिकंसिलिएशन बोलकर। अदर डिस्क्लोजर्स, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई कैश, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ऐसा हो सकता है ना कि यूक्रेन के किसी आदमी का लॉकर होगा रशिया में, यूक्रेन के किसी आदमी का लॉकर होगा रशिया में, अब दोनों कंट्रीज वॉर में हैं, तो फिर इन दैट केस क्या यूक्रेन वाला उसे विड्रॉ कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। सो अगर यूक्रेन वाले की कुछ कैश वहां पर पड़ी है रशिया में, तो वो कैश को यूज नहीं कर सकता है, तो फिर इन दैट केस उसे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट कैश जो आप यूज नहीं कर सकते, जो आप यूज नहीं कर सकते हैं। कई सारे लीगल रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे। अब थ्योरेटिकली हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कंप्लीट कर दिया है, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, so we were quick. Following are the extracts from the balance sheet of ABC Limited. Equity capital is given. This is just an extract. Okay, that's not a full balance sheet. ये क्वेश्चन दिसंबर 21 एग्जाम में आया था 5 मार्क के लिए, जो सबसे रिसेंट पेपर है। So equity capital is given, 10% preference capital is given, securities premium account is given, profit and loss account is given. Equity capital for the year ended 31st March 21 includes 60,000 of equity shares, rupees 60,000 of equity shares issued to Grey Limited at par for supply of machinery, 60,000. P&L account on 31st March 21 includes 50,000 on dividend received on equity shares invested in X Limited. Show how the related items will appear in the cash flow statement as per AS number 3. तो रिलेटेड आइटम्स कैसे दिखाए जाएंगे ये आपसे पूछा गया है। मैं एक काम करता हूँ, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे बना देता हूँ। तो ABC लिमिटेड, पर्टिकुलर रुपीज cash flows from operating activities, cash flows from operating activities, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, देन यू हैव द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, देन यू हैव द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, बाकी का हम लोग नहीं भी प्रेजेंट करें तो चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, आपको कोई पूरा फाइनल ये नहीं बनाना है। ठीक है, ये तो ज़्यादा में ज़्यादा मैं नेट इंक्रीज डिक्रीज नहीं, छोड़ो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना प्रेजेंट कर दो तो दैट्स ओके। चलो
तो ठीक है, ओपनिंग कैश और कैश तो नहीं दिया हुआ है। नेट इंक्रीज इन, मैं ऐसा सिर्फ लिख के छोड़ देता हूँ, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, opening balance of cash and cash equivalents, we have the closing balance of cash and cash equivalents, जो जो चीजें दी हुई है बेटा एक बार देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन डेट तो उसका 31 मार्च 21, कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है, देखिए कभी भी सवाल की शुरुआत कहाँ से की जाएगी, कभी भी सबसे पहले शुरुआत की जाएगी बेटा आपके इसके साथ में, एडजस्टमेंट्स के साथ में। तो पहली एडजस्टमेंट उसने कही थी कि इक्विटी कैपिटल जो है ना उसके अंदर 60,000 रुपए के हमने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए थे ग्रे लिमिटेड को एट पार फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी फॉर 60,000। तो हम लोगों ने ये, जैसे आप देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल बढ़ा है, बराबर है, तो ये 60,000 का इंक्रीज हुआ है, ये 60,000 का इंक्रीज जो है ना वो मशीन के लिए दिया था, मतलब मशीन आई और शेयर दे दिया, बराबर ना, मशीन आई और शेयर दे दिया। तो सीधा हिसाब है भाई, मशीन आई और शेयर दे दिया तो उसमें कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई, तो 60,000 रुपए का जो इंक्रीज है वो 60,000 का इंक्रीज तो यहां नहीं आएगा। लेकिन टोटल इंक्रीज है कितना, 25 लाख का 35 लाख 60,000 हो गया यार, 25 लाख का 35 लाख 60,000 हो गया, तो टोटल इंक्रीज है 10 लाख 60,000 का। आप समझने की कोशिश करिए, 35 लाख 60,000 हो गया और था सिर्फ 25 लाख, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ, नेट इंक्रीज आपका हुआ बेटा 10 लाख 60,000 का, जिसमें से 60,000 तो मशीन के लिए था तो उसको छोड़ दो, तो आपका इंक्रीज हुआ कितना, 10 लाख का, उतने आपने मार्केट में शेयर बेचे होंगे, ठीक है। तो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले लीजिए इसे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, स्टूडेंट यहाँ पे 10 लाख ले लेते हैं, लेकिन इसमें एक और दिक्कत है कि आपका प्रीमियम देखो 5 लाख से बढ़कर 550 हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कहां से आया होगा, 5 लाख से बढ़कर 5.5 लाख प्रीमियम कैसे हुआ, जरूर हमने 50,000 रुपया प्रीमियम पे शेयर बेचा होगा। तो इश्यू ऑफ शेयर्स पहले का 10 लाख और प्लस 50,000, तो टोटल हमारा हो गया 10,50,000, टोटल हमारा कितना हो गया बेटा 10,50,000, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर। समझ रहे हैं आप बात को, एक तो इसका 10 लाख का गैप और इसका जो 50,000 का है वो भी तो अपन जब शेयर बेचे होंगे तो उसका प्रीमियम ही आया होगा अपने को, अंडरस्टैंड, अपने आप थोड़ी बढ़ा होगा ये। तो ये एक ट्रिकी एडजस्टमेंट है यहाँ पे जहां पे स्टूडेंट्स मार्क्स गवाते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, आपको जब मैंने इस चैप्टर को कराया था मैंने आपसे कहा था कि आपको हर अकाउंट का ओपनिंग से क्लोजिंग का हिसाब मिलाना होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से हालत में बढ़ा, कौन से बेसिस पे बढ़ा, वो शेयर इश्यू करके प्रीमियम आया होगा ना, उसी का होगा वो। P&L account includes 50,000 of dividend received on equity shares invested in X Limited. हमारा प्रॉफिट 20 लाख का 28 लाख हो गया, हमारा प्रॉफिट 20 लाख का इंक्रीज इन P&L, हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ा, 8 लाख से। लेकिन ये जो 8 लाख से प्रॉफिट बढ़ा है, क्या ये पूरा धंधे का प्रॉफिट था क्या, नहीं, इसमें से आपको नॉन ऑपरेटिंग वाला जो है ना वो रिवर्स करना होगा। इसमें से 50,000 का तो हमें डिविडेंड मिला था, ये तो बिजनेस का नहीं है,
ये तो इन्वेस्टमेंट का है, तो इसमें से डिविडेंड रिसीव्ड वाला प्रॉफिट आप हटा दीजिए, डिविडेंड रिसीव्ड वाला प्रॉफिट आप हटा दीजिए, यानी 50,000 आप हटा दो, तो बेटा आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 7.5 लाख। इसमें से हमने 50,000 रुपया हटा दिया तो हमारा बचा 7.5 लाख रुपए, और 50,000 हमने हटाया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी तो आएगा, क्योंकि हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, वो हमें यहां भी तो मिलेगा, बराबर है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको और क्या बोला है बेटा, आप सोचो 25 लाख का ये तो अपन ने हिसाब लगा लिया, ये हिसाब लगा लिया, इसका हिसाब हो गया। अब बस आपके प्रेफरेंस शेयर्स कम हो गए हैं, 7 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स 6 लाख हो गए हैं। इसका साफ मतलब है बेटा, अगर प्रेफरेंस शेयर्स कम हो गए, इसका साफ मतलब ये भी है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया होगा, हमने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया होगा। कितना, 1 लाख रुपए। अब रिडेम्पशन किया तो इसमें तो कैश गई होगी, बराबर ना, इसमें तो कैश गई होगी, तो ये नेट हमारा बाहर आ गया। समझ रहे आप, जहां पे कैश जाएगी वो लेस होंगे, और जहां जहां कैश आ रही है वो सब पॉजिटिव होंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द रेलेवेंट आइटम्स इन द कैश फ्लो। आपको ये इतना बताना था, इतना बताते आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेट इंक्रीज डिक्रीज ज्यादा से ज्यादा बता दो, इससे ज्यादा तो और कुछ भी आना नहीं है वहां पे। कोई भी डाउट्स? कैश में देखिए, हमने जो 60,000 के शेयर्स इशू किए हैं मशीनरी के लिए, बेटा मशीन आया शेयर गया, कैश कहीं इन्वॉल्व हुई तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने आपको जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन कराया उसमें भी स्टार्ट में कहा था कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक्सक्लूड होते हैं। वो कौन से, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसे हमने एक असेट दिया दूसरा असेट दे दिया, तो उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर इन दैट केस वो नहीं आएगा। जय क्लियर आपको भी? ओके, और कोई क्वेरीज? एकदम रिसेंट का पेपर है बेटा, ऐसा सोचो तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो तुम कैसे करोगे, बस इस तरीके से आपको करना है इसको। चलो आगे चलते हैं। जुलाई 21 का पेपर, मतलब उससे पहले का पेपर, ये भी 5 मार्क का सवाल है। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गामा लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 21 इन अकॉर्डेंस विद एएस नंबर 3 रिवाइज्ड फॉलोइंग द फ्रॉम द फॉलोइंग कैश अकाउंट समरी। तो आपको कैश अकाउंट का समरी दे दिया है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट फ्रॉम कस्टमर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने खुद ने दिया है रिसीट फ्रॉम कस्टमर। ये साफ चीख चीख के बोल रहा है कि यस आई हैव, यू हैव टू यूज द डायरेक्ट मेथड। आपको डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करना होगा, इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, सो रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स हैव बीन गिवन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उसका कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स इज गिवन, सेल ऑफ पीपीई इज गिवन, पेमेंट टू सप्लायर, इन्वेस्टमेंट, पीपीई एक्वायर्ड, वेजेस, ओवरहेड्स, टैक्सेशन, डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ बैंक ओडी, इंटरेस्ट पेड ऑन ओडी, क्लोजिंग बैलेंस, एवरीथिंग इज गिवन। तो चलो देर किस बात की है, बस इतना ही सवाल था, 5 मार्क के लिए आया था। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो जो आपने 5-5 मार्क के क्वेश्चंस देखे अभी दिसंबर 21 का, जुलाई 21 का, ये सारे कंपलसरी क्वेश्चंस में आए थे। मतलब आप ये समझ लो कि ये जो चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे ना, ये कंपलसरी होंगे, तो ये तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल दे गो फॉर द बिग क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड वाला, तो वो आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये वाला तो कंपलसरी ही रहने वाले हैं, 5-5 मार्क वाले। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गामा लिमिटेड। तो चलो देर किस बात की है, हम लोग इसका फटाफट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। हम इसका एक फटाक से क्या करेंगे बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे। गामा लिमिटेड बराबर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, दिस थिंग बराबर है। और ये भी क्या है बेटा, ये भी एक ऑपरेटिंग वाला डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन है, एकदम इजीली हमारा ये हो जाएगा। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस में सीधा सीधा लिख देता हूं बेटा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दैट इज 945। उसके बाद आपको दिया हुआ है रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, ये हो गया, ये हो गया। रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स बोले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। आप शॉर्ट में भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में तो अपने को टाइम बचाना ही होता है। ठीक है, सो दैट इज 74,682
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स उसकी कॉस्ट भी दी हुई है और उसका अमाउंट भी दिया हुआ है। अपने को कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस थोड़ी निकालने का है, अपने को तो सिर्फ ये देखना है कैश कितनी आई है। कैश आएगी 459। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या हो जाता है ना, बच्चों को फिगर मिल जाता है ना, उनके तुरंत दिमाग में कैलकुलेशंस चालू हो जाते हैं। बाय द वे, रुपीज इन थाउजेंड्स लिखना ना भूलें, रुपीज इन थाउजेंड्स लिखना ना भूलिएगा। तो 459 पॉजिटिव, इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग, सेल ऑफ पीपीई, अगेन इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में ही मैं लिख देता हूं सेल ऑफ पीपीई। पहले इसको कर लेते हैं खत्म, 3456, और उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स जो कि फाइनेंसिंग में आ जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स जो कि फाइनेंसिंग का पार्ट है, 8100 पॉजिटिव। ये सारे पॉजिटिव है, अभी तक एक भी निगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि ये सब डेबिट साइड में थे। अब क्रेडिट में चलते हैं, पेमेंट टू सप्लायर, पेड टू सप्लायर्स, कितना पे किया, 54918। परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ओके, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ऑब्वियस बात है ये सब निगेटिव आने वाला है। 351 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, पीपीई एक्वायर किया तो परचेज ऑफ पीपीई वो भी इधर ही आने वाला है, निगेटिव 6210। वेजेस एंड सैलरीज, ओवरहेड्स, टैक्सेशन, तीनों के तीनों इसमें आएंगे ऑपरेटिंग में। लेस वेजेस निगेटिव 1863, लेस ओवरहेड्स, लेस ओवरहेड्स, दैट इज 3105 जो हमने पे किया। फिर आपको टैक्सेशन पे करना है, तो और कोई खर्चा है नहीं, और कुछ नहीं है। सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, याद है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं और फिर उसमें से इनकम टैक्स जाता है, लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना जाने वाला है आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 2006। डिविडेंड हमने पे किया है बेटा, अभी यहाँ लिखा तो नहीं है कि अपना आया या गया है, आउटफ्लो में दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि हमने हमारे शेयर होल्डर को दिया होगा। डिविडेंड पेड, तो शेयर होल्डर को दिया, तो अपने फाइनेंसर्स है वो, डिविडेंड पेड निगेटिव 2160। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी रिपेड, अगेन फाइनेंसर है बैंक ओडी 6750। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये धंधे का खर्चा नहीं है, ये तो पैसा लाने का खर्चा है, तो माइनस 1350। चलिए अब सबको फटाफट फटाफट अपन बाहर ले लेते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ जाएगा आपका, 35451। इन्वेस्टिंग वाला कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग 2646 निगेटिव। फाइनेंसिंग वाले में क्या आ रहा है, तो फाइनेंसिंग वाले में हमारा 2160। अब ये नेट इंक्रीज डिक्रीज है, ओपनिंग दिया है, देखते हैं क्लोजिंग कितना हो रहा है। इस कमिंग 31590, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट दीजिए। तो इट वाज ओपनिंग 945 बराबर, उसके बाद आपका रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स के ओवरहेड 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 2105, ठीक बात है, लेकिन तो भी मेरा मैच नहीं होना है। 74682 बराबर है, उसके बाद 459 बराबर है, उसके बाद तुम्हारा 8100 इश्यू ऑफ शेयर्स सही है, 3456 सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये पॉजिटिव है। उसके बाद निगेटिव कौन कौन, तो 54918 बराबर है, 351 बराबर है, उसके बाद में 6210 सही है, 1863 निगेटिव सही है, 3105 बराबर है, 6561 ही है,
कल तो बराबर ही। अरे यार, ये ऑलरेडी सब टोटल किया हुआ है ना, ये ऑलरेडी सब टोटल किया हुआ है हमने। ठीक है, तो अभी सिर्फ यही दोनों लेना है। अब 4374 के साथ मैच हो। बढ़िया। कोई डाउट्स, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? तो दैट्स अ इजी क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं वो इन जनरली बहुत इजी होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपको डायरेक्टली ऐसा ये दिया हुआ है, आपको बनाने का है, तो उसमें कुछ नहीं है, आराम से अपना ही टैली हो जाता है, एकदम आराम से टैली होता है। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? वेरी गुड। चलो आगे चलेंगे। अब आते हैं एक बड़े क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 21 का ये सवाल था जो 12 मार्क के लिए आया था, 12 मार्क। ओके, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन। Following information was extracted from the books of S Limited for the year ended 31st March 2020. Net profit before taking into account, जब ऐसे नेट प्रॉफिट दे देते हैं ना, तुरंत हिट हो जाता है कि ये एक इनडायरेक्ट का सवाल है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स वाज 30 lakhs. Depreciation on PPE 7 lakh, discount on issue of debentures, interest on debentures, investment of book value 3.5 lakh sold for this, interest received on investments, income tax paid, company issued 60,000 equity shares of 10 each at a premium of 20%, 20,000 preference 9% preference shares of 100 each were redeemed on 31st March at a premium of 5%. Dividend paid during the year amounted to 11 lakhs, including DDT. A new plant costing 7 lakhs was purchased in part exchange of an old plant on 1st January 2020. Book value of the old plant was 8 lakhs, but the vendor took over the old plant at a value of 6 lakh only. Balance amount was paid to the vendor through a check on 31st March. The company decided to value inventory at cost, which was previously the practice was to value the inventory at cost as 10%. Inventory according to the books as on 31st March 2020 was 1476. The inventory on 31st March 19 was correctly valued at 13,50,000. करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. You are required to prepare a CFS for the year ended 31st March 2020 as per AS3 revised using the indirect method. तो इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट फटाफट इसका बना लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब करते करते बेटा आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, आपको टाइम स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट भी होना चाहिए सही समय पे। अब ये 12 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए कितने मिनट्स असाइन कर सकते हो? 24 मिनट्स। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि थेरी का थोड़ा सा आप थेरी में टाइम सेव करके यहाँ पे यूज़ करोगे, तो इसलिए इसको 24 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल ये स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इनडायरेक्ट वाले को, बराबर है, और क्या क्या चीज़ें आपको रेडी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कंपनी का नाम एस लिमिटेड, बराबर है। आप लोगों को लाइंस बनाने के लिए हार्डली 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, फॉर 31st March 2020 कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, रुपीज रुपीज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको लाइंस बनाने के लिए। अब क्योंकि ये क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड आइटम्स, मतलब ये एक इनडायरेक्ट मेथड वाला सवाल है। ठीक है, तो हम लोग इधर शुरुआत करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहले इसका पूरा एक मैं चार्ट बना लेता हूं आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से बना के फिर सॉल्विंग स्टार्ट करनी चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर tax and certain items, adjustments for नॉन कैश, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आप इग्नोर करिए प्लीज, एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस दिख रही हैं, 5 लाइन तो ये खुद ही दिखा रहा है, तो 5 और कम से कम 2-3 और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, 8 लाइन छोड़ देने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, पहला एक सवाल मैं है इसलिए पूरा करा के दे रहा हूँ। 4-5 आइटम मुझे ऑपरेटिंग में दिख रहे हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश बैंक, ट्रेड पेबल्स, तो 4 आइटम तो दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ देता हूँ सब। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस इनकम टैक्सेस पेड, लेस इनकम टैक्स पेड, और आपको मिलेगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। के बाद ये ऑपरेटिंग वाला आ गया, नाम दे दीजिए आप चाहिए तो ए, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थोड़ी सी लाइंस छोड़ दीजिए, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वैसे फाइनेंसिंग कर लो, नाम क्या देने का आगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो ये सब हो गया। अब फटाफट फटाफट, मतलब एक बार मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी कर लिया, फॉर्मेट रेडी करने को मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता है। ठीक है, एक बार फॉर्मेट रेडी कर लिया, अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग द आइटम्स बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स अभी तक माइनस नहीं हुआ है और ये आइटम्स उसमें से डिडक्ट हो चुके हैं। वो है 30 लाख का प्रॉफिट, इनर में लिखा अपन ने 30 लाख का प्रॉफिट। आगे उसके बाद उसने कहा है कि डेप्रीसिएशन है पीपीई पे 7 लाख। ठीक है, डेप्रीसिएशन एड बैक होता है, तो डेप्रीसिएशन 7 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 45,000, तो कुछ डिबेंचर इशू किए क्या अपन ने, कहीं पे डिस्काउंट डिबेंचर इशू का कुछ बोला है? नहीं। ठीक है, सिर्फ राइट ऑफ किया हुआ है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इससे प्रॉफिट जो है वो कम हुआ होगा, अपन इसे रिवर्स करेंगे, रिटर्न ऑफ, रिवर्स करेंगे 45,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, तो इंटरेस्ट पेड, पेड एक है 4,35,000, यहाँ पर एड बैक होगा और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा, 4,35,000 निगेटिव है। नेक्स्ट उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 3.5 लाख जो है वो हमने 375 में बेचा। अब इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ आएंगे, एक तो 3.5 लाख की चीज़ अपन ने 375 में बेची, तो सबसे पहले सेल ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट अपने पैसे आए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 375 बराबर है, और उसमें अपने को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ होगा तो अपन लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये लेस कर लीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपको कितना हुआ, 25,000, सो 25,000 लेस कर लीजिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, सो ये भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इनकम है हमारी।
बराबर। ये सब धंधे से नहीं हुई है, ये बात ध्यान में रखिए, ये सब धंधे से नहीं हुआ है। तो 70,000 और कैश आई होगी, ऑब्वियस बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड 70,000 पॉजिटिव। ठीक है, सो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद डिबेंचर्स के ब्याज और ये सब। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1280, इनकम टैक्स पेड 12,80,000। Company issued 60,000 equity shares of 10 each at a premium of 20% on April 10th April। तो अपन ने 60,000 शेयर मतलब 6 लाख, 6 लाख में 20% यानी 7,20,000 में इश्यू ऑफ शेयर्स हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स 7,20,000 अपने को मिला होगा। 7,20,000 कैसे निकाला? सीधा सीधा है, 60,000 शेयर 10 रुपए के, तो 60,000 इंटू 10 6 लाख तो वे हो गया, उसमें 20% प्रीमियम, तो 6 लाख में 20% और मिला है 7,20,000। ठीक है, तो ये 7,20,000 का हिसाब हो गया। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन है 20,000। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 100, 20 लाख, 20 लाख का 5%, 1 लाख का प्रीमियम, 20,000 इंटू 100 20 लाख, 20 लाख का 5% बोले तो 1 लाख का प्रीमियम हो गया, तो अपन ने 21 लाख पे किया होगा। अब आपके दिमाग में एक और चीज यहाँ पे स्ट्राइक होनी चाहिए कि सर प्रेफरेंस शेयर का ये जो रिडेम्पशन पे दिया जाने वाला प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम में गया होगा या कौन से अकाउंट में इसको गया होगा, पीएनएल में लेके गए होंगे क्या? बेटा याद रखिएगा, इसका जो नुकसान होता है ये हम सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट कर सकते हैं। क्या अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम है? बेटा जब अपन ने शेयर इश्यू किया तो उसके ऊपर अपने को 1,20,000 का प्रीमियम मिला हुआ है, तो अपन ये 1 लाख का प्रीमियम यहाँ एडजस्ट कर चुके होंगे, तो वो पीएनएल नहीं गया होगा, इसलिए अपने को उसको नहीं लेना है यहाँ, है ना? तो ये बात ध्यान में ले लीजिए। आगे आगे एक और ऐसा एडजस्टमेंट आएगा क्वेश्चन में, तब मैं तुम्हारी ये क्वेरी का जवाब दूंगा कि अगर वो वहां पे मान लीजिए ये वाला एडजस्टमेंट नहीं रहता तो हम इसे एडजस्ट करते या नहीं। वैसे एक बात बता दूं आपको, नॉर्मली तो करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट ऐसी बोली गई है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, मतलब ये नेट प्रॉफिट सिर्फ इनको एडजस्ट करने के बाद ही आया है, तो प्रीमियम इसमें से एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तो फिर आपको उसको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात? ऐसे नॉर्मली वो ऐड बैक हो जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा वेंकटेश। ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती थी ना यहाँ पे और ऐसा नहीं लिखा होता आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सिर्फ इतने ही आइटम्स, तो फिर मैं यहाँ पे जरूर कर लेता था ऐड बैक सिक्योरिटी प्रीमियम। डीडीटी डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 11 लाख इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड पे किया, ऑब्वियस बात है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड्स पेड 11 लाख। अब बेटा ये एक और चीज हो जाती है ना, डिविडेंड हमने पे किया, गया तो प्रॉफिट से ही होगा, बराबर है, इसी में से जाना चाहिए, लेकिन इसमें उसको कंसिडर नहीं किया है, इसीलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, डिविडेंड पेड है, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, a new plant costing 7 lakhs was purchased in part exchange of an old plant on 1st Jan 2020। हमने नया प्लांट जो है ना 7 लाख का खरीदा, उसके बदले पुराना प्लांट दिया, कैश आएगी नहीं। बुक वैल्यू जो पुराने प्लांट की थी वो तो 8 लाख की थी, लेकिन वेंडर उसे सिर्फ 6 लाख में लेके गया। जरा सोचना, 7 लाख का प्लांट, 7 लाख के प्लांट के बदले अपन ने क्या दिया उसे? अपन ने उसे एक प्लांट दिया जिसका बुक वैल्यू 8 लाख था, लेकिन वो पुराना था, तो सामने वाला वेंडर बोला मैं इसके 6 लाख ही मानूंगा, तो उसको 7 लाख का प्लांट अपन ने लिया और वो सिर्फ 6 लाख ही उसके मानने को तैयार है, तो बचा 1 लाख रुपया अपने को पे करना पड़ा होगा। द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड टू द वेंडर थ्रू चेक। बेसिकली अपन ने पे किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लीजिए, प्लांट परचेज्ड।
और ब्रैकेट में दिखा दीजिए 7 लाख माइनस 6 लाख। 1 लाख का प्लांट खरीदा है तो वो अपना यहाँ पे चला गया निगेटिव। मतलब 7 लाख का प्लांट खरीदा, बदले में अपन ने उसे 8 लाख का दिया, लेकिन वो बोला नहीं ये पुराना है, भंगार है, मैं 6 लाख ही दूंगा इसके। तो ठीक है भैया, 8 लाख का तुम हमको दे रहे हो, हमने जो दिया उसका 6 लाख वैल्यू मानते हैं, तो 1 लाख आपको हम लोग ऊपर से दे देते हैं। तो अपन ने 1 लाख पे कर दिया, क्लियरली लिखा है कि अपन ने पे किया है, तो वो 1 लाख रुपए आपको ले लेना है। ये एक बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट है। द कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट, whereas the previously the practice was to value inventory at cost less 10%. Inventory according to the books on 31st March 2020 was 14,76,000. ठीक है, बुक्स के हिसाब से, ये बड़ा भारी बोला उसने, बुक्स के हिसाब से 14,76,000 है, मतलब कॉस्टलेस 10% जो है वो 14,76,000 है। ठीक है, तो अगर ये कॉस्टलेस क्या बोलते हैं, कॉस्टलेस 10% है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा होगा बेटा, समझने की कोशिश करिए। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा होगा, ये तो कॉस्टलेस 10% है, तो ये 90% होगा बेसिकली। 14,76,000 डिवाइड बाय 90%, आंसर आ रहा है 16,40,000। आंसर कितना आ रहा है, 16,40,000। इतने का तुम्हारा रियल जो स्टॉक है वो रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ाता हूं, मैं जानता हूं स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो मुझे प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना होगा, बराबर ना। मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी घटाया हुआ है, मैंने कम स्टॉक दिखाया, यानी मैंने प्रॉफिट कम दिखाया है। अब मैं अगर स्टॉक बढ़ा दूंगा तो एड बैक प्रॉफिट ऑन स्टॉक 1,64,000, बराबर ना। मैं स्टॉक बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अपन ने कम पर वैल्यू किया है। उसने क्लियरली कहा है कि इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स वाज कॉस्टलेस 10%, तो अपन ने 10% घटा के उसे इस पे रखा हुआ है। तो अब अपन रिवर्स कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इसके दूसरे इंपैक्ट कहां आएंगे बेटा, जब आप यहां पे इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक करोगे, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक अब 1476 नहीं लेना। ये जैसे इन्वेंट्री का अपन करेंगे, अब क्लोजिंग स्टॉक 1476 हम नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 16,40,000। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग 16,40,000 लेंगे। स्टूडेंट्स विल हैव अ क्वेरी नाउ, सर क्लोजिंग स्टॉक में अगर कॉस्टलेस 10 से आपने बढ़ा दिया तो ओपनिंग भी तो बढ़ना चाहिए। सीधे रीड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 19 वॉज करेक्टली वैल्यूड एट 13,50,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ी नहीं थी, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में ही गड़बड़ है। तो बस क्लोजिंग स्टॉक का भाव बढ़ा दिया और हमने प्रॉफिट भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब आपका इंक्रीज इन स्टॉक कितना हो जाएगा बेटा, ओपनिंग है 13,50, क्लोजिंग 16,40। सो इंक्रीज इन स्टॉक कितना हुआ, 16,40,000 माइनस 13,50,000, 2,90,000 का इंक्रीज है। स्टॉक बढ़ा, कैश तो कम हुई होगी। सो इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ब्रैकेट में दिखाने का 16,40 माइनस 13,50,000, आंसर 290 ऑब्वियसली, दिस वे। यस, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताओ, प्रॉफिट निकलता कैसे है, आपका धंधे का प्रॉफिट निकलेगा कहां से? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद ही निकलना चाहिए था, उसने वो एडजस्ट किया ही नहीं था, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं उसको, बराबर। बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट नहीं है, लेकिन ये धंधे का भी तो नहीं था। मतलब धंधे का ये प्रॉफिट होना चाहिए था, धंधे के नेट प्रॉफिट में आना चाहिए था। सोचो अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तो वो प्रॉफिट आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ होना चाहिए था, 31,64 होना चाहिए था। तो वही अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसमें एक्चुअल प्रॉफिट है जो लिया हुआ नहीं है। अपन नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, दूसरे का प्रॉफिट होता है जो पी एंड एल में होता है, इसलिए हटाते हैं। दूसरे का प्रॉफिट होता है जो पी एंड एल में लिया हुआ होता है, जैसे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन पी एंड एल में इसलिए हटा रहे हैं। स्टॉक तो हमारा धंधे का ही पार्ट था,
इसका तो प्रॉफिट आना ही चाहिए था, उसने नहीं लिया तो अपन एड बैक करें। इट्स काइंड ऑफ अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वैसे वैसे एक चीज आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दी, पता है क्या? ये वाली एडजस्टमेंट जरा फिर से देखो। आपको नहीं लगता 8 लाख का उसने पुराना प्लांट 6 लाख में दिया तो उसे 2 लाख का लॉस भी तो हुआ है ऑन सेल ऑफ प्लांट? ओल्ड वैल्यू, ओल्ड प्लांट 8 लाख का था, बट द वेंडर टुक ओवर द ओल्ड प्लांट एट 6 लाख ओनली। 2 लाख का लॉस भी तो हुआ है बेटा उसको। वो 2 लाख का लॉस कहां है? 2 लाख का लॉस कहां है? क्या हमें उसे एड बैक नहीं करना चाहिए यहां पे? क्या हमें यहां पे इसे एड बैक नहीं करना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों ऐड नहीं करना चाहिए? अरे लॉस है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पे लॉस है, बिल्कुल ऐड बैक करना चाहिए क्योंकि वो पी एंड एल में होगा। बेटा वो पी एंड एल में नहीं है। क्यों? नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स। सिर्फ इतने ही आइटम्स उसमें से एडजस्ट किए हुए थे। वो 2 लाख रुपए एडजस्टेड नहीं है, इसीलिए मैं यहां पे एड बैक नहीं कर रहा हूं। अगर वो 2 लाख भी एडजस्टेड होता तो वो 2 लाख भी एड बैक होता। समझ रहे हो? अगर वो 2 लाख रुपए एडजस्टेड होता तो मैं 2 लाख भी यहां पे एड बैक कर लेता था। ठीक है, तो याद रखिए ये भी एक एडजस्टमेंट होती है वहां पे। इस क्वेश्चन में हम कर नहीं पा रहे क्योंकि उसने कहा है कि उसमें सिलेक्टेड आइटम ही एडजस्ट हुए हुए हैं। ये एक बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट्स में से एक है। एक तो पहले आपको ये ध्यान में आना कि वहां लॉस है, और दूसरी चीज फिर ये भी ध्यान में आना कि वो लॉस एडजस्ट नहीं करने का है। ये दोनों भी ट्रिकी बातें हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश बैलेंस। तो चलो जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं। आपका ट्रेड रिसीवेबल्स कम हुआ है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, डिक्रीज इन टी आर कितना? 327 का 313,200, 313,200, यस 313,200। ट्रेड रिसीवेबल्स घटना तो एक्चुअली प्रॉफिट होता है। इनफैक्ट ये वाला इंक्रीज इन्वेंट्री निगेटिव होना चाहिए था क्योंकि उससे हमारी कैश कम हो जाती है। बराबर है, 3,27,000 माइनस 313,200, ये हमारा अच्छा है। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहा है। कैश एंड बैंक का आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो कैश एंड बैंक का मैं ओपनिंग क्लोजिंग ले लेता हूं यहां पर। कैश बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग ले रहे हैं 240,700 और 240,700, और क्लोजिंग बैलेंस 370,500। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका ओपनिंग क्लोजिंग आया ना बेटा, इसको एडजस्ट करके सीधा हमेशा ये कर लेने का, ताकि आपका कुछ और राइट आए ना ये राइट हो, इसका मार्क तो आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, नेट इंक्रीज डिक्रीज का एक मार्क तो पक्का है, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा हमेशा। ट्रेड पेबल्स आपके बढ़े हैं, ट्रेड पेबल्स बढ़ना अच्छा है। इंक्रीज इन टीपी, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स आपके लिए बढ़े हैं वो 287,300 माइनस 284,700, आंसर है 2,600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, अच्छा है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 101,400 माइनस 97,000, ये हो रहा है 4,400। ठीक है, अब एक बार ज़रा चेक करने की कोशिश करते हैं क्या ये पूरा मैच हो रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स तो हमने पूरी कर ली है वैसे। फोन तो जाना चाहिए फर्स्ट स्ट्रोक में टैली। चलिए 2699 इन्वेस्टिंग वाला, फाइनेंसिंग वाला। कई बार क्या हो जाता है ना, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। एक बार मैं बस चेक कर, एब्सोल्युटली परफेक्ट 129,800 के साथ मैच हो गया। आप देख सकते हैं 129,800 नेट इंक्रीज डिक्रीज आ रहा था अपना,
इनका नेट और मेरा भी इन सब का एडिशन 129,800 ही आ रहा है। इन सब का एडिशन यस कौन सी चीज? ये 2 लाख रुपए गया ही होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट डालेंगे ना उसके लिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन वैसे एक बात बताऊं, जो मैंने आपको आंसर बताया वो आपको सजेस्टेड के हिसाब से ही है। जो मैंने आपको आंसर बताया है कि ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये सजेस्टेड के हिसाब से ही है। ठीक है, मुझे भी ये डाइजेस्ट नहीं हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने भी जब पहले ट्राई किया ना, मैंने भी उसको लिया ही है। ठीक है, लेकिन आपका सजेस्टेड ही मान रहा है कि उसको नहीं लेने का है, इसलिए मैं आपको अप्रोच भी वैसा ही सिखा रहा हूं जैसा आपके आईसीआई मांग रही है। समझ रहे हो? तो आईसीआई ने कहा है कि इतने ही आइटम है तो इतने ही आइटम है। मेरे को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मेरे को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। मैं भी 2 लाख का लॉस कंसिडर करके ही सॉल्व किया था। ठीक है, लाइक दैट। ओके, sure. Any doubts, any queries? The answer have matched. The answer have matched. Okay, and just write a note. Loss on plant. Loss on plant is not considered while arriving. Not considered while arriving at net profit. While arriving at net profits, hence not adjusted. Hence not adjusted. Like that. Okay. बेटा एक बात बता देता हूं आपको, अगर ये नोट नहीं होती तो इसका क्या इफेक्ट होता। इसका इफेक्ट सिर्फ इतना होता कि आपके P&L में 2 लाख रुपया एड बैक करना पड़ता था हमें, और कुछ नहीं। ठीक है, उसका इंपैक्ट वहां जाता था। चलो आगे चलते हैं। एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जो नवंबर 20 में आया था 10 मार्क के लिए। अगेन 10 मार्क का सवाल है, अगेन बड़ा है। 10 मार्क के क्वेश्चन बोले तो ज्यादातर इनडायरेक्ट के ही होते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मनन जो लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31st March 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स, बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, सो ये सब आपको छोड़ के डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, compensation received 1,35,000 by a company in a suit filed, income tax paid during the year, income tax paid during the year, 22,500, 10% preference shares of 100 each were redeemed on 2nd April 2019 at a premium of 5%. Further, the company issued 75,000 equity shares at a premium of 20%. Out of 75,000, 25,000 equity shares were issued to supplier of machinery. Dividend on preference shares were paid at the time of redemption for financial 18-19. Dividend on equity shares paid on 31st Jan 2020 for year 2018-19, 7.5 lakhs, including DDT, and interim dividend paid 2.5 lakhs. Land was purchased on 2nd April 19 for 3 lakh, for which the company issued 22,000 equity shares at a premium of 20% to the landowner and the balance in cash as consideration. Current assets and current liabilities in the beginning and at the end of year were as detailed as below. Inventory, trade receivables, cash, trade payables, outstanding expenses. So ये सब डेटा आपको दिया हुआ है। ये भी सवाल 10 मार्क के लिए आया था नवंबर 20 के पेपर में। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन तो ऐसा ही का ऐसा ही है, सिर्फ मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसे एडजस्ट करते जा रहा हूँ।
चलिए, net profit before taking into account income tax and income from lawsuits, but after taking into account the following items was 30 lakhs. 30 lakhs का हमारा नेट प्रॉफिट, तो उसमें इनकम टैक्स नहीं लिया हुआ है और इनकम फ्रॉम लॉसूट्स नहीं लिया हुआ है, याद रखिएगा, एडजस्ट नहीं करना है आपको इन दोनों को. Depreciation on PPE 7.5 lakhs, so add back depreciation. Depreciation add back हो जाएगा बेटा कितना, 7.5 लाख. वैसे यहाँ पे मशीनरी का पीपीई का हमें अकाउंट बनाने का ज़रूरत पड़ेगा क्या? लैंड भी खरीदा जा रहा है बाद में, चलो देखते हैं. एक्चुअली यहाँ पे वापस मशीनरी का ये भी है. ठीक है, चलो देखते हैं, बाद में अपन इसको बना लेंगे. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं इधर साइड में बना लेता हूँ एक प्लांट एंड मशीन अकाउंट. प्लांट एंड मशीन अकाउंट, तो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया है क्या? ओपनिंग क्लोजिंग कोई डिटेल ही नहीं है, देखते हैं. डेप्रीसिएशन ऐड बैक किया 7.5 लाख का. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स सेम है वापस. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 45,000 ऐड बैक. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड है बेटा 5,25,000, जो कि ऑब्वियस बात है फाइनेंसिंग में आएगा. इंटरेस्ट पेड निगेटिव 525. के बाद में बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बेचा है 480 में. ठीक है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 480, और अपना इधर लॉस आया होगा, सो लॉस एड बैक हो जाएगा. लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 का लॉस आया होगा. 20,000 का लॉस नहीं है रे, सॉरी, प्रॉफिट है ना, 4.5 लाख का 480 प्रॉफिट है. प्रॉफिट तो लेस हो जाएगा, सो नेट 30,000 लेस. उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ना आ जाएगा 90,000. इधर से इनकम है, लेस हो जाएगी, ऑब्वियस बात है. यहाँ पर ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड. Compensation received 1,35,000 by the company in a suit filed, kind of an extraordinary item. ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, हम ऑपरेटिंग में इनकम टैक्सेस पेड वगैरह जहाँ लिखते हैं उसके नीचे इसे करेंगे, बराबर है. सो इसके नीचे यहाँ पे करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. Add extraordinary item, lawsuit compensation 35,000. इनकम टैक्स पेड 1575, सो निगेटिव में 1575. उसके बाद तुम्हारा 22,500 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया गया था 2/4/2019 को, वो भी 5% प्रीमियम के साथ. तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड 22,500 5% प्रीमियम, यानी 105 पे इसे रिडीम किया होगा. अगेन दिक्कत आता है कि इसका 5% जो प्रीमियम है वो गया कहाँ होगा. उधर आगे लिखा था कि अपन ने कंपनी के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए थे, बराबर है.
कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए थे, उसमें भी प्रीमियम अपने को मिला, तो ज़रूर इसी में आया होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 75,000, 20% प्रीमियम पे आउट ऑफ द 75,000, 25,000 शेयर्स वेर इशूड टू सप्लायर ऑफ मशीन। ठीक है, तो बेसिकली 50,000 ही अपन ने इशू किए हैं, 50,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 50,000 एंड नेक्स्ट डिविडेंड फॉर 18-19। आप समझने की कोशिश करिए, 75,000 में से 25,000 तो मशीनरी को दिया हुआ है, तो बचा 50,000 ही कैश में बेचा है, तो 50,000 20% प्रीमियम के साथ यानी 6 लाख पे आया हो। नेक्स्ट, डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 18-19 का उनका डिविडेंड। अब 18-19 का डिविडेंड है कितना? तो सीधा सीधा है 22,500 इंटू 10 रुपये, 2,25,000, 2,25,000 निगेटिव कैश गई है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पेड ऑन 31 Jan 2020 फॉर 18-19 7.5 लाख, जिसमें डीडीटी भी है, इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है उन्होंने इस साल के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल 10 लाख का डिविडेंड है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, इक्विटी डिविडेंड पेड। अब इसमें एक ये चीज़ ज़रूर आ जाती है, क्या ये P&L में एडजस्ट हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? एक्चुअली उनका वर्डिंग के हिसाब से और लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो अपने को यही कंसिडर करना चाहिए कि इसमें एडजस्ट नहीं हुआ है। इन विचेस दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, तो डिविडेंड इसमें नहीं आता है। बिफोर इनकम टैक्स बोला तो डिविडेंड इसमें नहीं आता है, तो वही कंसिडर करके मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 10 लाख मैंने निगेटिव लिखा। लैंड वॉज परचेज फॉर 3 लाख, जिसके लिए कंपनी ने 22,000 शेयर इश्यू किए 10 रुपये पे टू द लैंड ओनर एंड द बैलेंस इन कैश एज कंसिडरेशन। ओके, तो 3 लाख में 22,000 इंटू 10 यानी 2,20,000 के शेयर, वो भी 20% प्रीमियम के साथ, तो 2,20,000 प्लस 20% यानी 2,64,000, और लैंड लिया है 3 लाख यानी 36,000 अपन ने कैश पे की होगी फॉर लैंड। लैंड एक्वायर्ड 36,000 निगेटिव। कैसे निकाला? 3 लाख का अपन ने खरीदा था उसको, बराबर है 22,000 इंटू 10, 2,20,000 हुआ, और वो भी 20% प्रीमियम के साथ, तो 264 हो गया। तो 2 लाख में 3 लाख में से 264 गया यानी 36,000 ये है। करंट असेट्स और लाइबिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग डिटेल दिया है। इन्वेंट्री बढ़ा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑब्वियस बात है निगेटिव 177। ट्रेड रिसीवेबल्स घटा है, डिक्रीज इन टीआर 387 माइनस 379,9650 पॉजिटिव। कैश इन हैंड ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कैश इन हैंड बेटा ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया हुआ है, ओपनिंग इज 394,450 एंड क्लोजिंग इज 16,950। नेट इंक्रीज डिक्रीज आप आराम से निकाल लेंगे, याद रखिएगा, आपका ये टैली करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेट हमारा एक्चुअली कैश डिक्रीज हुआ है, नेट हमारा कैश एक्चुअली डिक्रीज हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आंसर 377,500 निगेटिव आना चाहिए सबका। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल्स आपके बढ़े या घटे हैं? ट्रेड पेएबल्स आपका देख सकते हैं आप, बढ़ गए हैं, इंक्रीज इन टीपी। अच्छा होता है अपने लिए इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, तो 316,950, क्योंकि अपन ने उतना उनको पे नहीं किया, बराबर ना, तो अपने पैसे बच गए 450 रुपये। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपके बढ़े हैं, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक बार आप चेक कर लेते हैं, एक बार अभी सब एडजस्टमेंट्स तो वैसे हो चुकी है, देख लेते हैं फिर भी कुछ बाकी तो नहीं है।
का नेट कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक बार मुझे भी डाउट हो गया था कि टैली होगा या नहीं होगा लेकिन एब्सोल्युटली परफेक्ट आ रहा है 377,500। कोई कोई दिक्कत नहीं व्हाट्सो एवर। 377,500 हमारा आ रहा है। हम लोगों ने नेट ऑफ करके देखा, उसका टोटल आ रहा है 377,500 निगेटिव। और अपन ने नीचे से रिवर्स वर्क करके देखा था, वो भी 377,500 ही आ रहा है। किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? बढ़िया। चलो, सो क्वेश्चन बड़ा था, अच्छा था, लेकिन सॉल्व हो गया। ये भी 10 मार्क का सवाल था, एग्जाम का सवाल था। चलो आगे चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो मे 22 आरटीपी का सवाल है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं, आपके लिए ये भी रेलिवेंट ही है। From the following details relating to the accounts of Omega Limited prepared CFS for the year ended 31st March 21, there are a lot of opening closing balances given share capital, reserves, P&L, debenture, tax, TP, plant and machine, land and building, investment, trade receivables, inventories, cash at bank। तो उन्होंने ना एक बात समझने की कोशिश करो, आपको है ना P&L का ये सब ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। मेरी बात मानना, ये क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें हर एक एडजस्टमेंट इसमें हुई हुई होती है। ये क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, लेकिन इसको है ना टैली करना बहुत अच्छा होता है। मतलब इसमें हर चीज के अपने को दो दो इफेक्ट करने होते हैं। क्या हो जाते हैं ना, ये सब अपन ने जितने भी किया, इसमें कई सारे ट्रांजैक्शन के हम एक एक इफेक्ट कर रहे थे, इसलिए डर लगता है कि टैली होगा या नहीं होगा। ये सब चीजें जो आप करोगे ना, इसका हर चीज का डबल डबल इफेक्ट होते रहेगा। तो इसलिए ये बहुत मजा आता है ये क्वेश्चन करने में। डेप्रिसिएशन करने का है। एट द एंड ऑफ ईयर वन ओल्ड मशीन, 70,000 उसको बेचा था। परचेस ऑफ मशीन भी ईयर एंड पे किया गया, बराबर है। 70,000 जो है इनकम टैक्स, इधर आपको मशीन का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। 70,000 इनकम टैक्स भरा है। लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन नहीं है। रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग 280 वेर इनकम ड्यूरिंग द ईयर। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक मशीन का अकाउंट आपको जरूर लगने वाला है। इनकम टैक्स का अकाउंट भी आपको लगेगा, इनकम टैक्स का अकाउंट आपको लगेगा। और लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में उसने कुछ कहा है, उसका अपन देख लेंगे। तो अपने को ये दो अकाउंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, ये भी इनडायरेक्ट से ही सॉल्व होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं बेटा, ये भी इनडायरेक्ट से ही सॉल्व होगा। सिर्फ इसमें इंक्रीज इन पी एंड एल से आप स्टार्ट करोगे, इंक्रीज इन पी एंड एल से स्टार्ट करोगे, याद रखिएगा, क्योंकि पी एंड एल आपका बढ़ा है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा इंक्रीज इन पी एंड एल से ही स्टार्ट होते हैं। इसमें तो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी वगैरह मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। ठीक है, तो वापस से यही फॉर्मेट आपको रेडी करना पड़ेगा। आई एम श्योर आप समझ चुके हैं कि एग्जाम्स में जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पहले फॉर्मेट रेडी करना पड़ता है, और फॉर्मेट रेडी करने के बाद उसकी सॉल्विंग होती है। ठीक है, चलो, अब आपको कुछ अकाउंट्स भी बनाने हैं, तो मैं साइड बाय साइड दो अकाउंट्स यहाँ पे बना लेता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ये दो अकाउंट्स हमें इनका ज़रूरत पड़ेगा। एक तो ये वाला अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट आपका आएगा, दूसरा अकाउंट आपको कौन सा बनाना पड़ेगा? दूसरा आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एक अकाउंट आपको और कौन सा लगेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये क्यों बनाना पड़ता है? ये निकालने के लिए कि प्रॉफिट्स में से इस साल कितने की प्रोविजन बनाई गई थी, क्योंकि टैक्स पेड तो आपको दिया हुआ है, लेकिन प्रोविजन कितनी बनाई थी, टैक्स कितना काटा था, वो आपको नहीं पता है। ठीक है, इसके लिए बनाना पड़ता है। चलो, देर किस बात की है। सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? ओमेगा लिमिटेड। ओमेगा, 31 मार्च 21। चलो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? इंक्रीज इन पी एंड एल से। पी एंड एल कितने से बढ़ा है? ये ओपनिंग है, याद रखिएगा, ये ओपनिंग है बेटा, ये क्लोजिंग है। तो 84 से 140 हुआ है।
सो 140 माइनस 84, तो 56,000 से आपका P&L जो है वो बढ़ा है। आगे आपको बोला है कि मशीन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना 20% से, ठीक है। तो मशीन अकाउंट पे मैं आ जाता हूँ। मेरा मशीन का ओपनिंग दिया है 980, सॉरी ओपनिंग दिया है 7 लाख, क्लोजिंग 980। ओपनिंग दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैल ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है ओपनिंग 7 लाख, और क्लोजिंग आपको कितना दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपको क्लोजिंग दिया हुआ है बेटा 980 का, आपको क्लोजिंग दिया गया है 980 का, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ओपनिंग वाले पे 20% लगाओ, सो बाय डेप्रिसिएशन ओपनिंग वाले पे 20% यानी 1,40,000। तुरंत इसका दूसरा इफेक्ट, इधर एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लीजिए 1,40,000। आगे सो हमने प्रॉफिट्स में भी ऐड बैक कर लिया और मशीन में भी इसको ले लिया, तो उसके दोनों इफेक्ट पूरे हुए। एट ईयर एंड वन मशीन जिसका कॉस्ट 70,000 था, WDV 28 था, उसे 49 में बेचा। सो बाय कैश 49, और प्रॉफिट अपने को हुआ है टू P&L, कितना प्रॉफिट हुआ, 49 में अपन ने बेचा 28,000 की चीज़ को, बराबर ना, 28,000 की चीज़ को 49 में बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा प्रॉफिट 21,000 है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन है, आफ्टर डेप्रीसिएशन है, ठीक है ना। अगर आप इसमें डेप्रीसिएशन और कम करोगे तो फिर और आपका वो चेंज होते जाएगा। तो 21,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो इधर से लेस होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये तो अपने को लेस करना होता है क्योंकि ऑलरेडी एडेड होता है, तो 21,000 लेस कर दिया, और आपने असेट बेचा है, पैसे आए आपको, सेल ऑफ असेट 49,000 पॉजिटिव। नेक्स्ट, फिर हमने कुछ मशीन खरीदी भी थी एट ईयर एंड। अच्छा, कैसे पता चलेगा, सीधा हिसाब है, क्लोजिंग बैलेंस तो आपको दिया हुआ ही है, क्लोजिंग बैलेंस बेटा आपको दिया हुआ ही है। सो ये डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल है, अपने पास डेबिट का कम है, तो टू बैंक अकाउंट, अपन ने नया मशीन खरीदा होगा, कितने रुपए का खरीदा होगा, दिस माइनस 7,21,000, अपन ने खरीदा होगा 448 का नया मशीन। तो परचेज ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ असेट या परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, स्पेलिंग्स पे आप प्लीज ध्यान न दें, लॉजिक मैटर्स। 448 निगेटिव, कैश गई आपके पास से। 70,000 हम लोगों ने इनकम टैक्स का भरा था, बहुत अच्छी बात है, इनकम टैक्स 70,000 भरा है, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे निगेटिव 70,000, और दूसरा जो आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, हमने पे किया है उसको, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 70,000 हमने पे किया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी आपके पास होगा, ये देख सकते हैं आप, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग 98, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 98, बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 140, कहाँ से हुआ, कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने नया प्रोविजन किया होगा, हमने क्या किया होगा, नया प्रोविजन किया होगा, बराबर है। अब ये कितने का किया होगा जरा चेक कर लेते हैं, 2,10,000 में से 98 निकाल लीजिए। हमने नया प्रोविजन 1,12,000 का किया है, वो आपको ऑब्वियस बात है, यहाँ पर अपन ने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगता है, अपन तो नेट प्रॉफिट लिए हुए हैं सीधा, तो इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स रिवर्स करना पड़ता है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स रिवर्सल कर लेते हैं, यहाँ पर एड बैक करना पड़ेगा 1,12,000, प्रॉफिट्स उससे घटे हुए हैं, अपन रिवर्स कर रहे हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या एडजस्टमेंट दी हुई है बेटा, इसके बाद आपको एडजस्टमेंट दी हुई है कि लैंड एंड बिल्डिंग को डिप्रिसिएशन तो नहीं है, और एक्सपेंसेस ऑन रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग 280 इस साल हुआ था। अब बिल्डिंग देखो कितने का है, ओपनिंग 560, क्लोजिंग 840, मतलब पूरा 280 का खरीदा है और उस पर कोई डिप्रिसिएशन भी नहीं है, तो बिल्डिंग एक्वायर्ड, सीधा इन्वेस्टमेंट में लिख लीजिए, बिल्डिंग एक्वायर्ड, ठीक है। उसका 280 का खर्चा निगेटिव, कैश गई अपनी, इसका फर्क ही 280 का है, इसका फर्क ही बेटा 280 का है।
अब सारी एडजस्टमेंट्स तो हमारी हो गई, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, टैक्स के अपन ने अकाउंट बनाया, उससे निकाल भी लिया P&L में कितना आया, मशीन्स हमारी कितने की आई वो भी अपन ने ले लिया। अब बस अपने को क्या करना है बेटा, अब अपने को सारे बैलेंस शीट के पूरे ट्रायल बैलेंस के ओपनिंग से क्लोजिंग तक का हिसाब करना होगा। हर एक अकाउंट में शेयर कैपिटल 11-20 से बढ़कर 14 लाख कैसे हुआ? ऑब्वियस बात है, हमने शेयर इश्यू किए होंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स पॉजिटिव है 14 लाख माइनस 11,20,000, अपने कितने आए? 2,20,000 जमा हो गए। जनरल रिजर्व बड़ा है, बड़ा कैसे होगा? ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए होंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है ना? कैसे? 560 में से 3.5 लाख पहले का था, यानी 2,10,000 अपन ने P&L से ट्रांसफर किया है, तो प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, तो अपन उसे रिवर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर्स तो साल के शुरुआत में थे नहीं, लास्ट में आ गए, तो ऑब्वियस बात है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पैसे आए अपने पास 280, प्रोविजन फॉर टैक्स में कर चुका था। ट्रेड पेबल्स आपका घटा है, डिक्रीज इन टीआर, याद है ये कहाँ आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो 1148 माइनस 9,80,000, ये हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? बेटा ट्रेड पेबल्स आपका घटा है, बेटा याद रखना, यानी आपने ज्यादा पेमेंट किया होगा, तो माइनस 1,68,000 कर लीजिए। 1,68,000 माइनस करेंगे क्योंकि आपने पेमेंट ज़्यादा किया होगा। मशीन का तो ओपनिंग क्लोजिंग हम कर चुके हैं, लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग क्लोजिंग हिसाब लगा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए, निगेटिव है क्योंकि अपन ने खरीदा होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड निगेटिव 1,40,000। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे घटे हैं, अच्छी बात है, ये तो कैश आई होगी अपने पास। डिक्रीज इन टीआर, कैश आई होगी 2,80,000 पॉजिटिव, 280 से घटा है। इन्वेंट्रीज आपकी बढ़ गई है 280 से, कितने 280 है यार? इंक्रीज इन 280, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 280 निगेटिव, क्योंकि 280 ऑब्वियस बात है आपकी कैश ज्यादा अटक गई है, और कैश इन हैंड ओपनिंग क्लोजिंग फिर से 280, तो 280 है पूरे क्वेश्चन में। तो 280 ये है और क्लोजिंग ये भी 280 है, इसका मतलब नेट इंक्रीज डिक्रीज जीरो आना चाहिए। ये बहुत अच्छा है यार, नेट इंक्रीज डिक्रीज जीरो आना चाहिए, ठीक है ना? तो आप चेक कर लेंगे, अभी अपन सब एडजस्टमेंट्स तो कर चुके हैं कि हमारा नेट इंक्रीज डिक्रीज जीरो आ रहा है या नहीं। तो ये अपन ने लिया, फिर ये टोटल किया 329, 329 में से 70 एडजस्ट किया, तो ये आ रहा है हमारा 259 पॉजिटिव, अगला वाला 819 निगेटिव, और ये इतना बिल्कुल जीरो आ रहा है। एब्सोल्युटली परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टैली हो गया है हमारा। कोई भी अगर आपको इस स्टेप में नहीं समझ रहा है, कोई भी एडजस्टमेंट जो आपको लग रहा है कि सर ये वाला वापस एक्सप्लेन कर लो, प्लीज पूछ लीजिए। एक एक करके सबके डबल इफेक्ट्स करते गया। मैं आपसे सच बता रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस, आई रियली लव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मुझे प्यार है इन क्वेश्चन से, क्योंकि सबके दो दो इफेक्ट करते रहते हैं। आपको पूरी बैलेंस शीट दी हुई होती है, तो मुझे अच्छे से पता होता है कि वो टैली होगा मतलब होगा। ये क्या हो जाता है ना, ये थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चंस गारंटी नहीं बोल सकते कि टैली होंगे नहीं होंगे। ये क्वेश्चन का तो अपन हमेशा दो दो इफेक्ट करते रहते हैं, ये टैली होगा या नहीं होगा कंपल्सरीली। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपकी लॉटरी है। अब आप मुझे बताओ, आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई भी एडजस्टमेंट में? डेप्रीसिएशन, सेल और एक्विजिशन तीनों दिया रहा ना मशीन अकाउंट बनाने का ही। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बनाना ही पड़ता है, अगर आपको ये ऐसा दिया हुआ रहा और आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ रहा। हर अकाउंट का ओपनिंग से क्लोजिंग का हिसाब मिलाना पड़ता है, हर एक अकाउंट का। यस, एनी डाउट्स? सो
That is all from this chapter. We have concluded the chapter. We have completed the chapter thoroughly. हमने direct method का भी सवाल किया था, हमने indirect method के भी सवाल किए, बराबर है. So everything has been covered. AS number 3 भी हम लोगों ने thoroughly cover कर लिया. So this is where we conclude the chapter. Okay, keep practicing. और आपको कुछ भी दिक्कतें आए तो definitely आपको मुझसे personally connect कर लेना है, ठीक है. Thank you so much. Take care.